नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो चुका है। प्रयागराज में आपको बता चले उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। नरेंद्र गिरी की मौत के कारणों का अभी तक फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीमठ बाघम्बरी में संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी की मौत हो चुकी है। फंदे से आपको बताते चले उनका शव लटकता हुआ पाया गया। संदिग्ध हालातों में निधन हुआ है। प्रथम दृष्टया पुलिस कह रही है कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है। हालांकि जांच अभी पुलिस की जारी है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, महंत नरेंद्र गिरी का शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि काफी दिनों से आनंद गिरी से महंत नरेंद्र गिरी का जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे और उसके बाद वाद विवाद भी हुआ था। नरेंद्र गिरी ने कहा था कि आनंद गिरी जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सकता। उसके बाद जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो चुकी है। श्रीमठ बाघम्बरी में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमेशा अपने बयानों को लेकर आपको बताते चले महंत नरेंद्र गिरी चर्चा में रहा करते थे। अक्सर वो राजनीति से जुड़ा हुआ बयान दे दिया करते थे। अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी राज्य में अगले साल नवंबर में आपको बताते चले चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश छठा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का अब फैसला कर लिया है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। राजनीति से जुड़ी ही आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के बाद अब आपको बताते चले हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। अश्लील फिल्म मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को जमानत मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मुंबई की एक अदालत ने आज राज कुंद्रा को जमानत दे दी है। रेयान थोप को भी जमानत मिल चुकी है। इसके साथ साथ अदालत ने कुंद्रा को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र से आप तक पहुंचा रहे जमानत अर्जी दाखिल कर दावा किया गया था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मामले में दाखिल चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, ऐसा कहा गया था। और राज कुंद्रा को 19 जुलाई को आपको बताते चले गिरफ्तार किया गया था। 19 जुलाई के बाद लगातार जांच जो है वो राज कुंद्रा पर बिठा दी गई थी। उनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही थी, उनसे पूछताछ की गई। कई पड़ाव में जांच करने के बाद आपको बताते चले याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि राज कुंद्रा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनको अप्रत्यक्ष रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है। और आज बड़ी खबर है वो 50,000 मुचलके के साथ राज कुंद्रा को जमानत दे दी गई। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चरणजीत सिंह चन्नी ने कई बड़े ऐलान कर दिए। चन्नी ने किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है। रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भी निवेदन किया। सीएम चन्नी ने कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ भी की। शपथ ग्रहण करने के बाद चन्नी ने सबसे पहले कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने एक आम आदमी को पंजाब का सीएम बनाया है। जहां हम पैदा हुए थे वहां छत नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब को मौका दिया। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी। चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा, ये किसानों की सरकार है, किसानों पर कोई आंच नहीं आएगी तो मैं अपना गला काट दूंगा अगर आंच आती है तो। अगर किसान डूबा तो देश डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अगर किसान ही खुशहाल नहीं होंगे तो पंजाब आखिर खुशहाल कैसे हो सकता है। किसानों के लिए बिजली और पानी मुफ्त होना ही चाहिए और इसके साथ साथ हमारी सरकार किसानों के बड़े बिजली के बिल माफ कर दी। और इसके साथ साथ अगर किसी की बिजली कटी है तो हम उसके घर बिजली भी बहाल करेंगे। ये पंजाब के आम लोगों की सरकार है। हम भरोसा दिलाते हैं कि किसी के साथ
किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा, सभी के लिए कानून एक समान। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने एक विवादित बयान दिया। उमा भारती का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात ही नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी सिर्फ चप्पल उठाने वाली होती है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में उमा भारती ने ब्यूरोक्रेसी पर ही इस विवादित बयान के बाद राज्य सरकार को असहज करने का मौका दे दिया। उमा भारती वीडियो में यह कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं नहीं, अकेले में बात हो जाती है, फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बनाकर लाती है। हमसे पूछो, 11 साल केंद्र में मंत्री फिर मुख्यमंत्री रही हूं। उन्होंने आगे कहा, ये तो हमारे साथ पहले भी रहे हैं, पहले हमारे साथ बात होती है और फिर फाइल आगे बढ़ जाती है। ये नेता ही घूमने देते हैं। ऐसे आपको गलतफहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है ब्यूरोक्रेसी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि अलग से कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो भारत ने चीन को दो टूक कहा है कि दोनों देशों के आपसी रिश्ते तभी संभव हो सकते हैं जब सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति हो। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि हमने चीनी पक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और धैर्य आवश्यक है। भारत और चीन के संबंध का विकास 3 म्यूचुअल्स पर आधारित है, जिसमें परस्पर आदर, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित शामिल है। विदेश सचिव का बयान भारत और चीन के बीच तनाव के परिप्रेक्ष्य में आया। वहीं अफगानिस्तान की स्थिति पर उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोस की स्थिति, विशेष रूप से अफगानिस्तान और हमारी पूर्वी सीमाओं पर चीन हमें याद दिलाती है कि जहां नई वास्तविकताएं खुद को महसूस कर रही हैं, वहीं पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। क्वाड फ्रेमवर्क के तहत सहयोग का एजेंडा रचनात्मक और विविध है। उन्होंने कहा कि 4 क्वाड देश कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण कोरोना से जुड़े मुद्दे से जुड़े हुए हैं। इसमें वैक्सीन को लेकर सहयोग, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला शामिल है। तो रूस के पर्म शहर में एक यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी की घटना पर भारत के दूतावास का बयान अब सामने आ चुका है। रूस में भारत के दूतावास ने एक बयान में कहा है कि रूस के पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए भीषण हमले से स्तब्ध हैं। लोगों की जान जाने की घटना पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दूतावास स्थानीय अधिकारियों, भारतीय छात्रों के प्रतिनिधियों के संपर्क में है। सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं। बताते चले कि यूनिवर्सिटी में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 अन्य घायल हैं। पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस सर्विस के अनुसार अज्ञात अपराधी ने एक गैर घातक बंदूक का इस्तेमाल किया। विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया था और विश्वविद्यालय ने उन लोगों से परिसर छोड़ने का आग्रह किया जो ऐसा करने की स्थिति में थे। रूस के गृह मंत्रालय ने बताया कि बंदूकधारी को बाद में हिरासत में ले लिया गया। बाद में ये जानकारी सामने आई है कि उसे मारा जा चुका। घटना के बाद जांच समिति ने हत्या की जांच शुरू कर दी। सरकारी तास समाचार एजेंसी ने एक अनाम कानूनी स्रोत का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ छात्र एक इमारत की खिड़कियों से बाहर कूद गए। क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक घायलों को गोलीबारी और इमारत से भागने की कोशिशों में चोटें आई थी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि हम आपसे अलग हो गए तो क्या अभी भी हम आपसे प्यार करते हैं? बिहार झारखंड तो 2 भाई भाई थे, अलग कैसे आखिर हो सकते हैं? हम तो अभी भी उन्हें अपना मानते ही हैं। सीएम नीतीश ने सोरेन के मगही और भोजपुरी वाले बयान का जवाब दिया है। आपको बताते चले, पटना में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भोजपुरी और मगही पर टिप्पणी कर कहा उन्होंने कि झारखंड और बिहार तो भाई भाई हैं। साल 2000 में बिहार 2 हिस्सों में बंट गया था। बिहार और झारखंड के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते। मुझे नहीं पता कि लोग राजनीतिक रूप से आखिर क्या कहते हैं। झारखंड अलग होने के बावजूद हमें उनसे बेहद प्यार। सीएम नीतीश ने कहा है कि इन बातों पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। बिहार और झारखंड भाई हैं, एक ही परिवार के बस 2 हिस्से हो गए। बिहार और झारखंड को एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना चाहिए।
तो देश भर में स्कूलों को खोलने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। आपको बता चलिए, कोर्ट ने कहा है कि वह हर जगह का प्रशासन नहीं चला सकते। हर राज्य में सरकार स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले रही है। एक आदेश पारित कर ना तो सभी राज्यों से स्कूल खोलने को कहा जा सकता है और ना ही अभिभावकों को बाध्य किया जा सकता है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे। दिल्ली के रहने वाले कक्षा 12वीं के एक छात्र ने यह याचिका दाखिल की थी कि इसमें कहा गया था कि पिछले साल से छात्रों की पढ़ाई बहुत बाधित हुई। स्कूल न जा पाने का असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ा। अब कोरोना नियंत्रण में नजर आ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वह स्कूलों को खोलने पर जल्द विचार करें। साथ ही ये भी कहा कि हम यह नहीं कहते कि याचिका प्रचार के लिए दाखिल की गई है, लेकिन बेहतर हो कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। हर राज्य में सरकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रही है। हमें नहीं पता कि किस जिले में बीमारी के फैलने का आखिर अंदेशा कितना हो सकता है। यह भी नहीं पता कि शिक्षकों और कर्मचारियों को टीकाकरण पूरा हुआ भी है या फिर नहीं। सरकार लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को समझती है, उसे ही तय करने दीजिए कि आगे क्या करना है। तो दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग भी हुई। इस दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ सेक्टर 33 स्थित आरटीओ के पीछे नाले के पास हुई। पुलिस यहां वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय संदिग्धों ने पुलिस पर गोली चला दी और भागने लगे। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग कर दी। हालांकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का नाम सुभाष नेगी बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि बदमाश के ऊपर 1 दर्जन से अधिक लूट व चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से एक स्कूटी, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। तो बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोमवार को ट्वीट कर बताया है कि बोर्ड ने घरेलू क्रिकेटर्स की मैच की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। जय शाह के ट्वीट के मुताबिक 40 से अधिक मैच खेलने वाले घरेलू खिलाड़ियों को अब 60,000 रुपये मिलेंगे, जबकि 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को 25,000 रुपये और 19 से कम उम्र के क्रिकेटरों को 20,000 रुपये मिलेंगे। यह भी घोषणा की गई है कि 2019 और 2020 के घरेलू सत्र में भाग लेने वाले क्रिकेटरों को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हुए सीजन 2020 और 2021 के मुआवजे के रूप में 50% अतिरिक्त मैच शुल्क मिलेगा।